नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान की हस्तकला और लोक संस्कृति के बारे में एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे। और राजस्थान की ये जो वीडियो है राजस्थान की सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध थेवा कला में किस रंग के कांच का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना, थेवा कला में किस रंग के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो लाल कांच का, पीला कांच का, हरा कांच का, नीला कांच का। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा कमेंट में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हरा कांच। थेवा कला में बेल्जियम से लाए गए हरे कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जयपुर की प्रसिद्ध मीनाकारी का जयपुर की प्रसिद्ध मीनाकारी कला को लाहौर से जयपुर लाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? सवाई जयसिंह को, महाराजा राम सिंह द्वितीय को, मानसिंह प्रथम को, महाराजा सावंत सिंह को। तो आपको बताना दोस्तों, मीनाकारी कला को लाहौर से जयपुर लाने वाले कौन से शासक थे जयपुर के? तो इसका सही आंसर है मानसिंह। मानसिंह प्रथम इस कला को लाहौर से जयपुर लाए थे और उन्होंने इसे फलने फूलने का अवसर दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर। मीनाकारी कला के लिए 1988 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कुदरत सिंह और कृपाल सिंह शेखावत, नाथू सोनी, मोहनलाल कुमार। तो क्या आंसर रहने वाला है इसका दोस्तों? तो इसका आंसर है मीनाकारी कला के लिए 1988 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुदरत सिंह मीनाकारी के सर्वश्रेष्ठ कलाकार माने जाते हैं और उन्हें इसके लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तांबे की वस्तुओं पर मीनाकारी का कार्य राजस्थान के किस जिले में प्रमुखता से किया जाता है? तो बताना, तांबे की वस्तुओं पर मीनाकारी का कार्य कौन से जिले में होता है? राजसमंद के अंदर में, जयपुर के अंदर, भीलवाड़ा और जोधपुर के अंदर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा जिला तांबे पर की जाने वाली मीनाकारी के लिए जाना जाता है। भीलवाड़ा क्यों जाना जाता है, मतलब किस मीनाकारी के लिए? भीलवाड़ा जिला तांबे पर की जाने वाली मीनाकारी के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। मोलेला राजसमंद की टेराकोटा कला में मिट्टी को मजबूती देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? मोलेला राजसमंद की टेराकोटा कला में मिट्टी को मजबूती देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बकरी के बाल और चिकनी मिट्टी, रेत और कंकड़, ऊन और गोंद, चावल की भूसी और गधे की लीद। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है दोस्तों? मोलेला राजसमंद की टेराकोटा कला में मिट्टी को मजबूती देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें चावल की भूसी और गधे की लीद। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिट्टी में चिकनाई और मजबूती के लिए पारंपरिक रूप से इन पदार्थों का मिश्रण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जयपुर की ब्लू पोट्री में किस रासायनिक पदार्थ के प्रयोग से विशिष्ट नीला रंग प्राप्त होता है? तो जयपुर की ब्लू पोट्री में किस रासायनिक पदार्थ के लिए
मतलब पदार्थ के प्रयोग से विशिष्ट नीला रंग प्राप्त होता है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड की, कॉपर सल्फेट से, मैग्नीज से, आयरन ऑक्साइड से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कोबाल्ट ऑक्साइड से। जयपुर की ब्लू पोट्री में रासायनिक पदार्थ के प्रयोग से विशिष्ट नीला रंग प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कोबाल्ट ऑक्साइड ही वह मुख्य तत्व है जो ब्लू पोट्री को उसका गहरा नीला रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, ब्लू पोट्री के बर्तनों को भट्टियों में लगभग कितने तापमान पर पकाया जाता है? 1500 सेल्सियस, 500 सेल्सियस, 800 सेल्सियस और 200 सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 800 सेल्सियस। ब्लू पोट्री की चमक और मजबूती के लिए इसे लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर तपाना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। राजस्थान में ब्लैक पोट्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ब्लैक ब्लैक पोट्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है राजस्थान का? तो राजस्थान का आप अलवर, जैसलमेर, कोटा और बीकानेर। तो इनमें से कौन सा आंसर रहने वाला है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोटा। कोटा और सवाई माधोपुर काले रंग की पोट्री यानी ब्लैक पोट्री के प्रमुख केंद्र हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रकारी करने की कला क्या कहलाती है? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रकारी करने की कला क्या कहलाती है? लहरिया, बातिक कला, बंदेज और अजरक प्रिंट। तो क्या रहने वाला है इसका आंसर दोस्तों? तो इसका सही आंसर है बातिक कला। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्रकारी करने की कला कहलाती है। बातिक कला में मोम की सहायता से डिजाइन बनाकर रंगाई की जाती है। प्रसिद्ध अजरक प्रिंट में मुख्य रूप से किन रंगों का संयोजन देखने को मिलता है? तो अजरक प्रिंट में मुख्य रूप से किन रंगों का संयोजन देखने को मिलता है? काला और सफेद, गुलाबी बैंगनी, पीला और हरा, लाल और नीला। तो बताइए दोस्तों इसका क्या रहने वाला है दोस्तों आंसर? तो इसका सही आंसर है लाल और नीला। अजरक प्रिंट में मुख्य रूप से लाल और नीला रंगों का संयोजन देखने को मिलता है। बाड़मेर के अजरक प्रिंट में ज्यामितीय आकृतियों के साथ लाल और नीले रंगों का सुंदर मेल होता है। अगला क्वेश्चन, सांगानेरी प्रिंट में थप्पो यानी ब्लॉक्स के कुछ विशिष्ट नाम होते हैं। इनमें से कौन सा नाम सांगानेरी प्रिंट से संबंधित है? मोकड़ी, लपालपी, सोतन और इलायची और बादला। तो क्या रहने वाला है इसका आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर है सोतन और इलायची। गुलाब, सोतन और इलायची सांगनेर प्रिंट में प्रयुक्त होने वाले लकड़ी की ठप्पों के पारंपरिक नाम है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, लोक देवताओं की गाथाओं लोक देवताओं की गाथाओं का चित्रण सूती कपड़े पर करने की कला को क्या कहा जाता है? पिछवाई, सांजी, फड़कला और पानी। तो क्या रहने वाला है दोस्तों इसका आंसर? तो इसका सही आंसर है फड़कला। फड़ में लोग देवताओं और जैसे कि बाबूजी या देवनारायण जी के जीवन प्रसंगों को लंबे सूती कपड़े पर चित्रित किया जाता है। अगला पढ़ते हैं, सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की मानी जाती है? बाबूजी की, रामदेव जी की, भैंसासुर की, देवनारायण जी की। तो बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है इसका आंसर? तो इसका आंसर है बाबूजी।
पाबूजी की फड़ सबसे अधिक लोकप्रिय है और ऊंटों के बीमार होने पर इसका वचन करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जोधपुर का बादला क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी, मिट्टी का खिलौना, जिंक जत्था से बना पानी का पात्र, एक लोक वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जिंक यानी जस्ता से बना पानी का पात्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक बार इस पर टिक मार देते हैं। बादला जिंक से बना बर्तन होता है जिस पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ी होती है जो पानी को ठंडा रखता है। फौलाद या लोहे की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की चढ़ाई करना क्या कहलाता है? कुंदन कला, तहनीसा, कोप्तकारी, कोप्तगिरी और बादला। तो फौलाद यानी लोहे की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की चढ़ाई करना क्या कहलाता है? कुंदन कला, तहनीसा, कोप्तगिरी और बादला। तो इसका सही आंसर है कोप्तगिरी। कोप्तगिरी में फौलादियन लोहे पर सोने के तारों की नक्काशी की जाती है जो जयपुर और अलवर में प्रसिद्ध है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ऊंट की खाल पर की जाने वाली स्वर्णिम चित्रकारी को किस नाम से जाना जाता है? उस्ता कला, मथन कला, कावड़ कला और कशीदाकारी। तो इसका सही आंसर है उस्ता कला। बीकानेर की उस्ता कला में ऊंट की खाल पर बारीक सोने की चित्रकारी की जाती है। राजस्थान में खेसले एक प्रकार का सूती वस्त्र बनाने के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़, केथुन कोटा और लेटा जालोर और तिलोनिया अजमेर। तो क्या रहने वाला है इसका आंसर दोस्तों? तो इसका सही आंसर है लेटा जालोर। जालोर जिले का लेटा गांव अपने मजबूत और कलात्मक खेसलों के लिए पूरे राजस्थान में विख्यात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाड़मेर की प्रसिद्ध कलाकार रोमा देवी का संबंध किस हस्त शिल्प से है? मीनाकारी से, कशीदाकारी से, ब्लॉक पोट्री से, टेराकोटा से। तो बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है कशीदाकारी। रोमा देवी ने बाड़मेर की पारंपरिक कशीदाकारी और अप्लिक वर्क और वैश्विक पहचान दिलाई थी। एप्लिक वर्क को वैश्विक पहचान दिलाई थी। सॉरी दोस्तों, कुछ मिस्टेक हुई हो तो। सोजत पाली की मेहंदी के अलावा वहां की कौन सी ओढ़नी प्रसिद्ध है? मतलब सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है, उसके अलावा वहां की कौन सी ओढ़नी प्रसिद्ध है? लहरिया, गरासियो की फाग, चीड़ का पोंच, गुलाबी पोंचा। तो क्या रहने वाला है दोस्तों इसका आंसर? तो इसका सही आंसर है गरासियो की फाग। सोजत गरासियो जनजाति की विशिष्ट ओढ़नी यानी फाग के लिए जाना जाता है। कावड़ और बेबाण बनाने के लिए बस्सी चित्तौड़ का कौन सा परिवार पीढ़ियों से कार्य कर रहा है? जोशी परिवार, छीपा परिवार, खेरादी सुतार परिवार, सोनी परिवार। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है दोस्तों? कावड़ और बेबाण बनाने के लिए खेरादी और सुतार परिवार। बस्सी के सुतार परिवार काष्ठ कला में माहिर है और मांगी लाल मिस्त्री इसके बड़े कलाकार रहे हैं। जालोर का कौन सा गांव मामा जी के घोड़े मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला, गलियाकोट, हरजी, बुनरावता। तो क्या रहने वाला है दोस्तों इसका आंसर? जालोर का कौन सा गांव मामा जी के घोड़े यानी मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हरजी गांव में मामा जी के
लोक देवता के रूप में चढ़ाए जाने वाले मिट्टी के घोड़े विशेष रूप से बनाए जाते हैं। जयपुर का पाव रजाई उद्योग अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? हीरा जवाहरात की जड़ाई के लिए, केवल रेशमी धागों के प्रयोग के लिए, अत्यधिक लंबाई के लिए, अत्यंत कम वजन यानी लगभग 250 ग्राम के लिए। तो आपको पता ही है जयपुर का पाव रजाई पाव यानी कितना होता है? 250। तो यह रजाई अपने बहुत ही कम वजन के बावजूद अच्छी गर्माहट देने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किस कला संस्थान को राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, जहां ब्लू पोट्री की शिक्षा दी जाती है? मदरसा ए हुनरी, राज सिक्खो, जवाहर कला केंद्र, रविंद्र मंच। तो इसका क्या आंसर होने वाला है दोस्तों? तो मदरसा ए हुनरी कला संस्थान को राम सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित मदरसा ए हुनरी ही बाद में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स बना। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको की स्थापना कब की गई थी? 3 जून 1961 को, 1 नवंबर 1956 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही उत्तर है 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना हुई थी। राजस्थान लघु उद्योग निगम 3 जून 1961 को राजसिको की स्थापना जयपुर में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थली नाम के शोरूम के माध्यम से कौन सी संस्था बेचती है? RFC, राजसिको, रिको और रूडा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजसिको। राजसिको हस्तशिल्पियों के उत्पादों को राजस्थली ब्रांड के तहत विपणन बेचने में सहायता प्रदान करता है। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, कढ़ाई के कार्य में उपयोग होने वाले सुनहरे तारों को क्या कहा जाता है? कलावत्तु, मुकेश और बांकड़ी और किरण। तो इसका सही आंसर कलावत्तु। कढ़ाई के कार्य में उपयोग होने वाले सुनहरे तारों को कहा जाता है कलावत्तु। कढ़ाई में प्रयुक्त होने वाले सोने या चांदी की असली या नकली तारों को कलावत्तु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कहाँ मतलब इसको बेटर बनाना चाहिए, तो आप बता सकते हो कमेंट के अंदर। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें मतलब कमेंट में लिख सकते हो कौन से टॉपिक पे बनाना है, तो मैं प्रयास करूंगा उस पे बनाने को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।